हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और जैसा आप सभी जानते हैं, हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स और हेनरी लॉ किए थे, तो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और अपने जो चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, कंसंट्रेशन पढ़ ली, उनके न्यूमेरिकल पढ़े। उसके बाद हमने सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड, जिसके अंदर हमने पढ़ा हेनरी लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट था, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमने सर न्यूमेरिकल किए थे। उसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे स्टूडेंट, आज हमें सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन ए लिक्विड्स। अब लिक्विड्स इन लिक्विड्स के अंदर जो हमारे को मेन चीज पढ़नी है वो पढ़ना है वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर के रिलेशन में हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ, हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब जो राउट्स लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए और जो कंपटीशन है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब जो राउट्स लॉ है या फिर वेपर प्रेशर का केस है उसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमें वेपर प्रेशर को इस तरह से हम समझते हैं। देखिए आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन ए लिक्विड्स, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन ए लिक्विड्स। अब देखिए आज हमारे को जो मेन चीज पढ़नी है वो पढ़नी है वेपर प्रेशर। तो जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर। अब वेपर के द्वारा, अब वेपर प्रेशर कब लगेगा? जब वेपर बनेगी। अब वेपर किससे बनती है? वेपोरेशन से। अब वेपोरेशन क्या होता है आपको पता है, लिक्विड का वेपर के अंदर कन्वर्ट होना ही होता है वेपोरेशन। कैसे? जब हम उसको हीट देते हैं। कैसा फिनोमिना होता है? सरफेस फिनोमिना। जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं वो नहीं, जो सरफेस वाले पार्टिकल हैं, सरफेस वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, ये सारी चीजें 11th में आप पढ़ के आए हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा कम बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायग्राम बना के भी समझा सकता था। बट 11th में पढ़ के आए हो, आपको वेपोरेशन का पता है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, इसलिए उनको कम एनर्जी चाहिए अपने बॉन्ड को तोड़ के वेपर में जाने के लिए। तो वहां से होती है वेपोरेशन और वहां से बनती है वेपर, और फिर वो वेपर लगाती है प्रेशर। पर जो वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो हमेशा लागू होता है क्लोज कंटेनर। तो देखिए वेपर प्रेशर क्या था मैं आपको बताता हूँ। तो इट मीन्स यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन पढ़ना है वो ऐसा पढ़ना है कि जो दोनों लिक्विड्स हैं, सोल्यूट भी और सोलवेंट भी, दोनों ही कैसे हैं? वोलेटाइल। जिस भी सब्सटेंस की वेपर बन सकते हैं, जिस भी सब्सटेंस की वेपर बन सकती है उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल। तो जो दोनों के दोनों हैं, सोल्यूट भी और सोलवेंट भी, सोल्यूट भी और सोलवेंट भी, दोनों के दोनों क्या है? वोलेटाइल है। तो अब देखिए वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर? देखिए वेपर प्रेशर क्या है, इसको पढ़ने के लिए मैं डायग्राम से आपको बताता हूं। हमने एक बीकर मान लिया, हमने एक थर्मोस्टेट ले लिया। अब थर्मोस्टेट क्या होता है आप सभी को पता होगा। ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाए। थर्मोस्टेट ले लिया। अब थर्मोस्टेट के अंदर हमने एक बीकर रख दिया, थर्मोस्टेट के अंदर हमने रख दिया एक बीकर, रख दिया हमने बीकर। और जो इस बीकर है, इस बीकर को हमने एक, देखिए वेपर प्रेशर, प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, तो प्रेशर को मेजर किसी के मैनोमीटर से, तो हमने इसको एक मैनोमीटर, मैनोमीटर भी आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आए होंगे। मैनोमीटर क्या होता है? बिल्कुल पढ़ के आए होंगे आप, ये होगा मैनोमीटर। अब इस मैनोमीटर के साथ हमने उसको जोड़ दिया। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो मैनोमीटर के अंदर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो लिक्विड यूज किया जाता है वो होता है मरकरी, और ये एक तरफ से होता है क्लोज। तो इसके अंदर हमने भरा था मरकरी। तो ये हमने मान लिया मरकरी का लेवल, ये मान लिया हमने इधर मरकरी का लेवल। अब ये क्यों माना है? देखिए इसके अंदर हमने भर दिया लिक्विड, कोई भी लिक्विड भर दिया, मान लिया वाटर भर दिया हमने, ये भर दिया लिक्विड, और ये किसमें था? थर्मोस्टेट। तो हमने ये थर्मोस्टेट मान लिया, ये हमने मान लिया थर्मोस्टेट। मैं लिख भी देता हूं, ये है अपना थर्मोस्टेट। ओके, ये है अपना कोई भी बीकर, बीकर के अंदर है अपना कोई भी लिक्विड, कंसीडर हमने वाटर मान लिया इसको। उसके बाद ये है खाली स्पेस। तो देखिए स्टूडेंट, हमने थर्मोस्टेट से क्या किया है, इसके टेम्परेचर को, इस लिक्विड के टेम्परेचर को कांस्टेंट बना दिया। अब जैसे ही टेम्परेचर को हमने बढ़ाया था उसके बाद उसको कांस्टेंट किया,
जैसे ही हमने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया होगा तो उस टेम्परेचर से क्या हुआ होगा, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हुए होंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हुए होंगे। तो ये बन गई जी हमारी वेपर्स, ये बन गई हमारी वेपर्स। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे इस केस में एक काम तो हुआ वेपोरेशन, मीन्स लिक्विड से बदला है किसके अंदर, वेपर्स के अंदर, लिक्विड से बनी है वेपर्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोरेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोरेशन। और ये जब वेपर्स यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर, क्योंकि क्लोज कंटेनर है, देखिए क्यों है क्लोज कंटेनर, अगर हमने कंटेनर को ओपन कर दिया तो जो सारी प्रेशर है, ये जो सारी वेपर्स हैं ये बाहर निकल जाएंगी। अब बाहर निकल जाएंगे तो वेपर प्रेशर कहाँ से बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा नहीं। तो वेपर प्रेशर होगा, जो वेपर प्रेशर लगाएंगे तो इस टाइम पे पहले हुआ वेपोरेशन, फिर ये टकराई, टकराने के बाद वापस से लिक्विड ड्रॉपलेट बन के दोबारा से इसके अंदर आ गई होंगी। इट मीन्स दूसरा काम भी हुआ है, वेपर से दोबारा लिक्विड बना है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जब लिक्विड से वेपर बनने की रेट और वेपर से लिक्विड बनने की रेट, मतलब वेपोरेशन की रेट, कंडेंसेशन की रेट दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, उस सिचुएशन को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। तो उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जितनी वेपर बन रही होंगी उतनी ही वेपर से दोबारा क्या बन रहा होगा, लिक्विड। तो इस टाइम पे ये जो वेपर्स हैं वो प्रेशर लगाएंगे इस सरफेस के ऊपर भी, यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर भी, और इसको मेजर करना है तो ये मैनोमीटर जोड़ रखा है हमने, ये क्या है, मैनोमीटर, ये मैनोमीटर। ये क्या भरी हुई है, इसके अंदर मरकरी है, आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड के अंदर मरकरी, और मरकरी को किससे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है, Hg। तो अब ये वेपर्स ने यहाँ जाके इसके ऊपर प्रेशर लगाया होगा, तब ये मरकरी ऐसे ऊपर गई होगी। और पहले जो ये मान लेते हैं मरकरी का जो लेवल था वो यहाँ था, अब लेवल कहाँ गया, यहाँ। तो जो लेवल के अंदर इस ट्यूब के अंदर जो इस एंड के अंदर गिरावट हुई है उतना ही एंड उधर बड़ा होगा। तो हमने इस डिफरेंस पे, ये 11th की बातें हैं, मैं बस वैसे बता रहा हूँ, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर एक्चुअल में है क्या, ये प्रेशर है प्रेशर, वेपर प्रेशर इज ए प्रेशर exerted by vapors on the surface of solution और surface of liquid जिसकी वेपर्स हैं उन्हीं वेपर से दोबारा लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाया। कब लगाया, एट द कंडीशन ऑफ ए इक्विलिब्रियम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो वेपर्स लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाती हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ए वेपर प्रेशर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ए वेपर प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और हमेशा ही अप्लीकेबल होता है क्लोज कंटेनर में, क्योंकि जब तक कंटेनर क्लोज नहीं होगा तब तक कंडेंसेशन वेपोरेशन का जो इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, वेपर बन के उड़ती रहेंगी, प्रेशर कहां से लगाएंगी, तो क्लोज कंटेनर में। तो जो वेपर प्रेशर है वो किस में अप्लाई होता है, क्लोज कंटेनर के केस में। अब होता क्या है वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज ए प्रेशर एक्सर्टेड इसके द्वारा बाई वेपर्स, कहां पे, ऑन दी सरफेस, किसका सरफेस, सरफेस ऑफ लिक्विड, या फिर आप कह सकते हो सॉल्यूशन, ऑन दी सरफेस ऑफ ए सॉल्यूशन। अच्छा कब, एट इक्विलिब्रियम एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर तो देखिए ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, कब कौन सी कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम और एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस इज वेपर प्रेशर। तो जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, ये जो प्रेशर ये लगा रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए वेपर प्रेशर, तो अब इसी वेपर प्रेशर को क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए एक फ्रेंच केमिस्ट थे FM रोल्ट, तो उन्होंने एक लॉ दिया, उन्होंने इसको स्टडी किया, इसके नेचर्स को पढ़ा, किस किस पे डिपेंड करता है, कैसे वेरी करता है,
तो उसके बारे में एक रिलेशन बनाया जिसको हमने पढ़ा रोल्स लॉ। तो देखिए रोल्स लॉ क्या है, बिल्कुल सिंपल है। देखते हैं हम रोल्स लॉ क्या है। पहले उससे पहले समझ आना चाहिए वेपर प्रेशर क्या है। तो मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है और कौन सी कंडीशन में लगता है, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस तरह से लगता है, कहाँ पे लगता है, कौन लगाता है। तो वेपर लगाती हैं किसके ऊपर लगाती हैं, ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन और ए लिक्विड। कब लगाती हैं, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट चीज जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नेचर। अब रोल्स सर ने क्या कहा था वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, अब पढ़ते हैं हमें फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर जो वेपर प्रेशर को डिपेंड करेगा। फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड। तो सबसे पहला ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड में दोनों आगे, सोल्यूट भी और सोलवेंट भी, क्योंकि आज हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब स्टूडेंट सिंपली क्या होता है, नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब वो कह रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स को, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रेंथ, कि जिस भी सॉल्यूशन के अंदर हम वेपर प्रेशर को पढ़ रहे हैं उस सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट जो लिक्विड्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। मतलब नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब, जैसे देखिए एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल हम कह लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल एल्कोहल इज ग्रेटर देन वाटर, तो जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो इथाइल एल्कोहल के वेपर प्रेशर से कम होता है। ऐसा क्यों है, तो इसको देखिए समझते हैं हम। अब ये है अलग लिक्विड, ये है अलग लिक्विड, इसीलिए हमने लिखा है नेचर ऑफ ए लिक्विड। अब बट नेचर ऑफ लिक्विड का में भी हमारे को समझना क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये दोनों जो लिक्विड इनका नेचर किस बात से अलग है कि इन दोनों के बीच के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो अलग है। देखिए वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस तरह से, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कितने के साथ बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड 4 दूसरों के साथ। जो एल्कोहल है C2H5OH, ये भी दूसरे एल्कोहल के साथ, दूसरे एल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बट इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सिंगल है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 4 है। तो किसके अंदर बॉन्डिंग ज्यादा होगी, वाटर के अंदर बॉन्डिंग ज्यादा होगी। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है बहुत ज्यादा। अब देखिए वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं, और कितने, 4 को, एक वहां से, एक ने इधर से पकड़ा हुआ है, एक ने उधर से, एक ने उधर से, एक ने उधर से, 4 मॉलिक्यूल्स ने उसको पकड़ा हुआ है। तो अब वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर कब होगा, जब इनकी वेपर बनेगी। तो अब यहाँ पे वेपर बनाने के लिए 4 बॉन्ड को तोड़ना है, इस केस में वेपर बनाने के लिए 4 बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पे वेपर बनाने के लिए 1 बॉन्ड को तोड़ना है। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान रहेगा, ये वाला। इसीलिए इथाइल एल्कोहल की वेपर ज्यादा बनेगी, इथाइल एल्कोहल की वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। मीन्स जिस लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, तो वो उसकी वेपर बनेगी ज्यादा और उसका वेपर प्रेशर भी होगा ज्यादा। बट जिस लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ज्यादा है तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी होगा कम, वेपर प्रेशर भी होगा कम। तो इस तरह से डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड। इसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं दूसरा भी, जैसे हम कहें वेपर प्रेशर ऑफ ए डाई इथाइल ईथर, वेपर प्रेशर ऑफ ए डाई इथाइल ईथर इज ग्रेटर देन एल्कोहल, या इथाइल एल्कोहल है यहाँ पे। तो अब इसमें, अब ऐसा क्यों, क्योंकि एल्कोहल के अंदर जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर बॉन्डिंग कमजोर है, ऐसा हो सकता है। अलग एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे हम ले सकते हैं एल्कोहल की, हम जो होमोलॉगस सीरीज है उसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल। तो मिथेनॉल के अंदर
जो इथेनॉल के अंदर बॉन्डिंग ज्यादा होती है इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मिथेनॉल के अंदर कम होती है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है। तो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। तो उसका टेक्निकली जो रीजन है वो क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा फैक्टर हम पढ़ते हैं, जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन भी बढ़ेगी, और मोशन अगर होगी तो सीधी सी बात है वेपोरेशन भी ज्यादा होगी। वेपोरेशन भी क्या होगी, ज्यादा। वेपोरेशन ज्यादा होगी, देयरफॉर जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, ज्यादा। वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। तो देखिए टेम्परेचर के बढ़ाने से जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है वो मैंने बताया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल्स मोशन करेंगे तो वेपोरेशन ज्यादा होगी, वेपोरेशन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब कितना बढ़ता है, ये आपने एक इक्वेशन सुनी हो तो क्लोसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन होती है, जो होती क्या है, log P2 बाई में P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच या डेल्टा हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइड बाई में 2.303 R इंटू 1 बाई में T1 माइनस 1 बाई में T2। तो ये होती है क्लोसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। ये अपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर शायद कहीं जिक्र सुना हो या कुछ बुक्स के अंदर आप देख लेते। तो क्वांटिटेटिवली कितना बढ़ाने से कितना बढ़ता है, कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितना बढ़ता है वो बताएगी हमारे को वो इक्वेशन। तो मैं ये तो हम कई बार हम सोच लेते हैं कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ग्राफ का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाना, लेकिन इन दोनों का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। अगर हम टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के साथ ग्राफ बनाएं तो ग्राफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाना चाहिए ऐसे, बट ऐसा नहीं होता है। जो ग्राफ होता है वो जनरली होता है कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिल्कुल भी नहीं कह रहे, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। इसका जो क्वांटिटेटिव इफेक्ट है कितना बढ़ाने से कितना, वो होगा क्लोसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। अब वो इक्वेशन लिख सकता हूं बट काम की नहीं है, हमारे को बस इतना ही ध्यान रखना है, टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अब हमने दो फैक्टर पढ़े, फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड। उसके अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा नेचर ऑफ ए लिक्विड, कि लिक्विड का नेचर कैसा, मेन से ज्यादा वोलेटाइल तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा। तो अब पढ़ते हैं, हम पहला स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी थी वो पढ़नी है वेपर प्रेशर के केस में राउल्ट्स लॉ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो देखिए जो राउल्ट्स थे इन्होंने रिलेशन बताया कि वेपर प्रेशर किस तरह से इंक्रीज होगा, किस तरह से किससे रिलेशन करता है। तो राउल्ट्स ने बताया, मैं लिख देता हूं, जो राउल्ट्स की लॉ है उन्होंने सिंपली क्या कहा था, राउल्ट्स ने ये कहा था कि वेपर प्रेशर का मतलब प्रेशर ऑफ ए गैस। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने लिक्विड भर दिया, और जो सॉल्यूशन है, देखिए वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन होना चाहिए क्लोज। तो ये हमारा हो गया क्लोज कंटेनर। अब क्लोज कंटेनर के लिए के अंदर उन्होंने एक सॉल्यूशन बना लिया, उन्होंने ले लिया एक सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर देखिए जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, जनरली जो सारी चीजें हमारे पढ़ेंगे वो बाइनरी, में पहले बता चुका, जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो गए, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो इसके अंदर उन्होंने दो पार्टिकल्स को मान लिया कि जो सॉल्यूशन था ये था ए का और बी का, ये जो सॉल्यूशन था ए और बी। तो अब यहां से ए की भी वेपर बनेगी, यहां से बी की भी वेपर बनेगी। तो ये हमने मान लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये हमने मान लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। देखिए क्योंकि सॉल्यूशन है यहां पे इस वेपर फेज के अंदर, यह है वेपर फेज, यह है लिक्विड फेज। तो यहाँ पे जो वेपर बनेगी वो दोनों प्रेशर लगाएंगी। तो जो ए के द्वारा प्रेशर लगेगा उसको बोल दिया हमने पी ए, जो बी के द्वारा प्रेशर लगेगा वो हमने बोल दिया पी बी।
कब बोला है? ये हमने बोला है जब सॉल्यूशन, जब दोनों हैं, हम अकेले को नहीं बोल रहे। तो अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया यहाँ पे उन्होंने रिलेशन दिया। रिलेशन किस किस के बीच में दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और वेपर प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल कह लो, को रिलेशन बताया मोल फ्रैक्शन। किसके बीच में रिलेशन बताया? मोल फ्रैक्शन। राउट्स मैंने सिंपली क्या कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, अब ए को मान लेते हैं कि ए का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर दूसरा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी या वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से। मतलब जितना ज्यादा यहाँ पे ए होगा उतना ज्यादा वो वेपर बनाएगा, इसी वजह से उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। कुछ बुक्स के अंदर इसकी जो इक्वेशन वो अलग दी होती है, तो वो भी बताऊंगा मैं। तो आई होप आपको जो मैंने अभी तक चीजें बताई वो समझ में आया होगा कि वेपर फेज के अंदर अलग है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मीन्स कितना इस सॉल्यूशन के अंदर ए है, कितना इस सॉल्यूशन के अंदर बी है, तो दोनों की वेपर बनेगी इस तरह। अब इसको कई बुक्स ऐसे नहीं लिखती, इसको बुक्स लिखती हैं, देखिए मैं बताता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए। इसको हम लिख सकते हैं पी बी विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब ये के क्या है? ये एक सिंपली हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट माना है। अब ये के क्या है? देखिए के को हम कैसे निकालते हैं। हमने केस मान लिया कि इफ ओनली ए इज प्रेजेंट, जब सिर्फ कौन है? सिर्फ ए प्रेजेंट है, तब सिर्फ जब ए प्रेजेंट है। अब जब ए ही है तो भी वहां पे है नहीं, तो अब इस केस में जो प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? ए की वजह से। तो उसको मान लिया हमने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। देखिए ए नोट ए लगना, पी नोट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। अब देखिए ये पॉइंट कभी कभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने माना है कि सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ ए मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं, है कौन? सिर्फ प्योर ए। तो अब जब ए है तो जो प्रेशर अब लगेगा वो सारा का सारा किसकी वजह से लगेगा? ए की वजह से। तो इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करें तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी नोट ए। पी ए की वैल्यू हो जाएगी पी नोट ए। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब पार्शियल प्रेशर का कोई कंसेप्ट नहीं है, अब जो सारा का सारा प्रेशर वो कौन लगाएगा? ए। इसलिए मैंने पी ए की बजाय के लिख दिया पी नोट ए और के की वैल्यू के। अब देखिए सिर्फ ए है तो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मैंने अपने पहले और सेकंड लेक्चर में ही आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन 1 का मतलब क्या होता है? प्योर। तो अब यहाँ पे प्योर ए है, इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए यहाँ पे क्या है? 1। तो यहाँ से हमने देखा कि जो के की वैल्यू है इस केस में क्या आएगी? पी नोट ए। के की वैल्यू क्या आएगी? पी नोट ए। अब इस ऐसे ही अब यहाँ पे हमने मान लिया ओनली बी इज प्रेजेंट, ओनली बी इज प्रेजेंट। सिर्फ कौन प्रेजेंट है? बी। ए है ही नहीं। अब ए नहीं है तो सारा का सारा जो प्रेशर है वो किसकी वजह से लगता होगा? प्योर बी की वजह से। और प्योर बी के प्रेशर को हमने क्या मान लिया? पी नोट बी। हमने क्या मान लिया? पी नोट बी। तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या बनेगा? पीबी की वैल्यू क्या पुट करूं मैं? पी नोट बी। क्योंकि पार्शियल प्रेशर तो तब लगता है जब एक से ज्यादा कंपोनेंट हो। अब अकेला वही है तो जो पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट ऑफ बदल जाए प्योर, तो सारा का सारा प्रेशर बी की वजह से, इसलिए पी नोट बी। पी बी क्या बन गया? पी नोट बी। जैसे यहाँ पे पी ए क्या बना था? पी नोट ए। यहाँ पे पी बी क्या बन गया? पी नोट ए बी। तो पी नोट बी अब किसके इक्वल हो गया? अब हो जाएगा के। अब देखिए प्योर ओनली बी प्रेजेंट है, इट मीन्स यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है बी का वो क्या होगा? 1। तो यहाँ से भी क्या आ गया? के इज इक्वल टू पी नोट बी। के इज इक्वल टू पी नोट बी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू, देखिए ये रहा जो इक्वेशन है, के की वैल्यू क्या निकाल दी इस केस में? पी नोट ए। तो के की जगह मैं पुट कर देता हूँ पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये आ गया ए का केस में, और बी पी बी विल टू के की वैल्यू क्या है? पी नोट बी। के की वैल्यू है
पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो देखिए इस तरह से ये बुक्स के अंदर जो राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन दी होती है वो ये दी होती है, ए के केस में ये, बी के केस में ये। अब ये बनी कैसे वो मैंने आपको बताया कि सिंपली राउल्ट्स ने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस और दैट सॉरी गैस में बार बार बोल रहा हूँ सॉरी लिक्विड, कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है, जहां जहां भी मैंने गैस बोला है वहां वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे लिक्विड का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो लिक्विड का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के। अब बुक्स में जो इक्वेशन दी थी वो कैसे बनी है तो वो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे उन्होंने बुक्स वालों ने डायरेक्ट जो कांस्टेंट को हटा के इक्वल का जो वैल्यू पुट की कांस्टेंट की वो पी नॉट ए, क्योंकि देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कांस्टेंट होता है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, ये कांस्टेंट होता है, उसको हम ऐसे पुट कर सकते थे, बट फिर भी मैंने के की वैल्यू निकालना आपको बताया कि कैसे के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम ए को हमने जो प्योर मान लिया तो जो प्रेशर था वो पार्शियल प्रेशर नहीं, वो टोटल प्रेशर हो गया। टोटल प्रेशर किसकी वजह से ए, तो पी नॉट ए, पी ए बिकम्स पी नॉट ए। यहाँ पे वैल्यू पुट की के की क्यों मोल फ्रैक्शन ए है तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1, पीबी बन गया पी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन बी था ओनली तो 1 हो गया, तो वहां से के की वैल्यू पी नॉट बी, के की वैल्यू पी नॉट ए इस इक्वेशन में पुट कर दी। इस इक्वेशन में पुट करते हमारे पास आया पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो यहाँ से हमें राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन लिख सकते हैं जो बुक्स के अंदर दी होती है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ partial pressure of any component in a solution will be equal to product of a vapor pressure of a pure B into mole fraction of a B। फिर से vapor pressure of a या partial vapor pressure of a component in a solution will be equal to product of a vapor pressure of a pure component into mole fraction of a that component। It is the final definition of Raoult's law। आई कैसे हुआ मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं, अब इसकी डेफिनेशन को लिख भी लेते हैं। ये डायग्राम भी आपको समझ आया होगा कि डायग्राम से मैंने आपको क्या बताया था। तो अब इसकी डेफिनेशन को हम एक बार लिख लेते हैं। डेफिनेशन आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं राउल्ट्स लॉ में कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, बट फिर भी हम ये जो बुक्स में दी होती है वो भी लिख देते हैं कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन will be equal to product of a vapor pressure of a pure component and mole fraction of that component, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इक्वल होगा किसके, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट विल बी इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसी तरह से बी का पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। उसके बाद अब यहाँ पे है क्या क्या, एक्स ए एक्स बी का आपको पता है, मैं लिख देता हूँ। जो पी नॉट ए है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर ए। पी नॉट बी क्या है, पी नॉट बी है वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर बी, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर बी। उसके बाद पी ए और पी बी क्या है, पी ए एंड पी बी ये हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बी। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम लिख लेते हैं, हमने एक 11th क्लास के अंदर डाल्टन्स की लॉ पढ़ी थी।
डाल्टन्स ने क्या कहा था कि एक सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा अगर कंपोनेंट है, एक से ज्यादा कंपोनेंट है, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू partial pressure of a component plus partial pressure of a another component। तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इस तरह से हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो A प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ ए B। अब इसको देखिए, PA की वैल्यू पुट कर सकते हैं, PB की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यही इक्वेशन बन जाएगी PT विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A दैट इज P नॉट A इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस PB मीन्स P नॉट B इनटू या इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए B इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए B। तो इस तरह से अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। कई बार जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इस तरह से आएंगे कि आपको या तो एक्स ए ही गिवन होगा या फिर एक्स बी ही गिवन होगा, मतलब एक ही एक्स ए और एक्स बी की केस के अंदर इस इक्वेशन को रिड्यूस करना। तो देखिए हम कैसे करते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, पी टी टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। देखिए एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स ए की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। वेरी गुड। इसी तरह से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू भी लिख सकते हैं 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो दोनों चीजें मैंने बता दी। तो हम एक्स ए की वैल्यू को लिख सकते हैं, देखिए एक्स ए की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो देखिए कैसे होगा, पी नोट ए मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा इंटू पी नोट ए इंटू एक्स बी। तो पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी, सही है। उसके बाद पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये सेम टू सेम है। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का, देखिए दोनों टर्म जो हैं अब इनको हम क्या कर सकते हैं, अब इनको हम, ये माइनस की है ये प्लस की है, तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको पी नोट ए प्लस पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी माइनस पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या कुछ कॉमन आ सकता है? जी बिल्कुल, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉमन आ सकता है। तो ये बन जाएगा पी नोट ए प्लस मोल फ्रैक्शन को हमने कॉमन ले लिया इन दोनों से, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या रह गया पी नोट बी माइनस पी नोट ए। तो देखिए इसके अंदर तो सारी इक्वेशन यहाँ पे हमारे को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये हमारी टर्म आ गई बी के केस में, ये हमारी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई बी के केस में, वो हमारी बन गई बी के केस में। तो हम राउल्स लॉ की एक इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं, आपको बुक्स में लिखने मिलेगी। उसके बाद देखिए दूसरी इसी तरह से हम बना लेते हैं। ये हमने बनाया है, ये हमने बनाया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के केस में, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के केस में। अब हम बनाते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के केस में। तो देखिए कैसे करेंगे हम, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए हम इस इक्वेशन को हम दोबारा से लिखते हैं, इस इक्वेशन को, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब जिस तरह से हमने एक्स ए की वैल्यू पुट करी थी वैसे हम एक्स बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 माइनस में एक्स। हमने क्या किया 1 माइनस में एक्स ए। अब इसको सोल्व करते हैं, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब क्या करते हैं देखिए, और फिर से हमने क्या देखा, ये जो टर्म्स हैं हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने पी नोट बी को पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, पी नोट बी को पहले लिख दिया। अब ये क्या है, ये देखिए ये टर्म किससे प्लस की, तो मैंने प्लस में लिख दिया पी नोट ए इंटू एक्स ए, ये माइनस की थी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने माइनस की लिख दी,
पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ क्या, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, पी नोट बी प्लस हमने मोल फ्रैक्शन, देखिए इस टर्म में से हमने कॉमन ले लिया, जिस तरह से हमने यहाँ से इस टर्म से कॉमन लिया था, वैसे ही हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमने जैसे कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया पी नोट ए माइनस पी नोट बी, पी नोट ए माइनस ए पी नोट ए बी। तो ये फिर से आ गई नई इक्वेशन, ये आ गई हमारी नई इक्वेशन कि टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू दिस। ये आ गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के कॉन्सेप्ट में, रिलेशन में, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के कॉन्सेप्ट में। देखिए ये दोनों बातें क्या बता रही है, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कई बुक्स में आपको हो सकता है ये इक्वेशन लिख के मिल जाए, कई बुक्स में हो सकता है ये इक्वेशन लिख के मिल जाए। तो ये आई कैसे है, तो इस तरह से हमने निकाला है। सिंपली क्या किया है, हमने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमने एक्स ए की वैल्यू को ये पुट किया, एक्स बी की वैल्यू को ये पुट किया। हमने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ पे हमारे पास आएगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम था। फिर हमने क्या किया, हमने इसको रीअरेंज करके इस तरह से लिख दिया। फिर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, एक्स बी कॉमन आ सकता था, कॉमन ले लिया, ये टर्म आ गई। यहाँ भी हमने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। फिर हमने इसको रीअरेंज करके लिखा, वहां से एक्स ए कॉमन आ गया तो हमने एक्स ए कॉमन लेके ये टर्म बना दी। तो ये हो गया एक्स ए के केस में, ये केस हो गया एक्स बी के। दोनों ही बुक्स के अंदर ये दोनों इक्वेशन आपको लिखी मिल सकती हैं, और जनरली आपको ये इक्वेशन भी लिखी मिल सकती है, आपको ये इक्वेशन ली। तो हमने जितनी भी पॉसिबल थी वो सारी लिख ली है, आपको आई होप समझ आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं ये मतलब क्या बताते हैं। अब राउट्स लॉ हमारे क्या, देखिए टोटल, देखिए पी नोट ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, पी नोट बी कांस्टेंट वैल्यू है, पी नोट ए कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां से क्या समझ में आया, ये कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट ये भी चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट ये भी चेंज, तो चेंज क्या हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, टोटल प्रेशर। मींस टोटल प्रेशर ऑफ ए, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट का, बी का। उसके बाद इस इक्वेशन में देखिए पी नोट बी कांस्टेंट है, पी नोट ए कांस्टेंट है, पी नोट बी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे कौन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इट मीन्स इसकी वैल्यू चेंज होगी तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। मींस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। यहाँ पे बी के, यहाँ पे ए के। मींस यहाँ पे भी एक कंपोनेंट, यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट। मतलब कह सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ओनली डिपेंड्स अपॉन ए मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट ए कंपोनेंट। और यही तो कहा था राउट से लाने, राउट से हमने यही तो कहा था कि जो अपना टोटल या सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो वही हमने यहाँ पे पुट किया है और वहीं पे हमने यहाँ पे प्रूव किया है। तो अब हम देखते हैं कुछ बेसिक सी चीजें राउट्स लॉ के बारे में जो हमारे को इन चीजों से देखने से मिलती हैं। तो अब मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैं बेसिक सी बताऊंगा राउट्स लॉ के बारे में। तो देखिए अगर हम एक ग्राफ ड्रा करने लग जाए, अगर हम ग्राफ ड्रा करें किस किस के बीच में, एक ग्राफ ड्रा करते हैं हम, ये इस तरह से, इस तरफ हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर, इस तरफ हम ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन। यहाँ हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन, यहाँ हमने क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन। अब एक केस हमने माना, इस साइड हमने माना कि जो मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो है 1, तो सीधी सी बात है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इस इधर जब हम जाते जा रहे हैं तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो कम होता जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम होता जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ आते थे, यहाँ तक आ गई, इस एंड तक आ गई, हमने क्या देखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया 0 कट के, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ के मैक्सिमम कितना हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो गया, 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो गया, 1। वेरी गुड। तो हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन को कंसीडर किया है। सॉल्यूशन के दो केस, कि एक बार तो सॉल्यूशन में ए 1 है, मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं, प्योर ए है, बी 0 है। दूसरी बार बी है, ए नहीं है, प्योर 1 है। अब देखिए, अब जब यहाँ पे बी है ही नहीं, सिर्फ ए है,
तो इस टाइम पे जो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा? सिर्फ ए की वजह से। और मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है? पी नोट ए। तो यहाँ पे इस केस में हमने मान लिया कि ये हमने इस केस में मान लिया हमने पी नोट ए। यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से होगा? ए की वजह से। और ए की वजह से मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना हो सकता है? पी नोट ए। यहाँ से बात समझ में आई है? एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पे सिर्फ ए है, इसलिए यहाँ पे जितना भी वेपर प्रेशर होगा सिर्फ ए की वजह से होगा। और ए की वजह से ज्यादा वेपर प्रेशर क्या हो सकता है? पी नोट ए, सॉरी पी नोट ए। सेम टू सेम केस यहाँ है, सेम टू सेम केस यहाँ है कि हमने मान लिया, अब यहाँ पे ए तो है नहीं, सिर्फ बी है। अगर सिर्फ बी है तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? बी की वजह से। और बी की वजह से मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्या हो सकता है? हमने मान लिया ये होगा पी नोट ए बी, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, पी नोट बी। अब देखिए, अब अगर मैं इन दोनों लाइनों को, इन ग्राफ्स को मिलाऊं तो जब ए का कंपोनेंट है, जो ए का मोल फ्रैक्शन 1 था, तो उसका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम था। अब इधर चलते गए तो वेपर मोल फ्रैक्शन घटता गया, और अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ मोल फ्रैक्शन घटेगा तो वेपर प्रेशर भी घटेगा। इसीलिए ये जो ग्राफ है वो बनेगा कुछ इस तरह से, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अगर इसका हम बनाएं तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। वेरी गुड। तो अब हमने क्या देखा कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पहले ज्यादा था इसलिए वेपर प्रेशर भी ज्यादा था, फिर वो घटता गया तो वेपर प्रेशर भी घटा, एट लास्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो पी नोट ए है, जो पी नोट ए है वो क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पे पहले ज्यादा था क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा था, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इधर कम होता गया, यहाँ पे इस साइड अगर चलते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है? कम। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है? ज्यादा। अगर इधर चले तो वो इधर का केस बता था, अब मैं इधर का बोल रहा हूँ। तो जो मोल फ्रैक्शन है एट लास्ट आता था कहाँ हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे पी नोट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इसीलिए सारा का सारा प्रेशर पी नोट ए की वजह से, इसीलिए सारा का सारा प्रेशर पी नोट बी की वजह से। तो ये था। अब इस ग्राफ में देखिए, ये जो ग्राफ का ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये रिप्रेजेंट करेगी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। इधर जैसे जाते जाएंगे मीन सॉल्यूशन बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्योर ए था, इधर जैसे जाते जाएंगे इधर आते जा रहे सॉल्यूशन बन रहा है। सॉल्यूशन बन रहा है तो जो ये पी नोट ए है वो पी नोट ए हो जाएगा, या अब जो वेपर प्रेशर वो पार्शियल हो जाएगा, सॉल्यूशन के केस में पार्शियल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू, अब ये तो हमने पढ़ लिया राउल्स लॉ से, किसके इक्वल होगा? पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब ऐसा ही ये ग्राफ किसको दिखाएगा? ये ग्राफ दिखाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, किसके इक्वल हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये होगा पी नोट ए प्लस पी नोट बी मीन्स, और अब बीच में कहीं भी चेक करेंगे तो क्या प्योर होगा? प्योर नहीं होगा, ये होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कैसे आता है आपको पता है? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब आप यहाँ पे पी ए और पी बी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने राउल्स लॉ के लिए वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रा किया। तो किस तरह से ग्राफ बनेगा वो आप ग्राफ आपको समझ आना चाहिए। ये देखिए, तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ये पी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, ये उनके फॉर्मूला हमने राउल्स लॉ से निकाला, इन दोनों को मिलाते टोटल बन गया। अब हमने इस ग्राफ को देखते हुए कुछ चीजें, या राउल्स लॉ को जब तक हमने समझा है, कुछ चीजें हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहली चीज हमने क्या नोट की? पहली चीज हमने ये नोट की है, इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या सीखा था? इन दोनों इक्वेशन से हमने सीखा था पहले पॉइंट कि हमने सीखा था कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ए फंक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पे देखा इस केस में बी के ऊपर डिपेंड करता है, इस केस में ए के ऊपर डिपेंड करता है। मीन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। अब हम दूसरी चीज क्या देख सकते हैं इस ग्राफ से? देखिए आप, इस ग्राफ के अंदर
जो टोटल वेपर प्रेशर का जो ग्राफ आया है, ये लेफ्ट साइड होती है, इसको हमने मान लिया राइट साइड। तो इस जो टोटल वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है ये इंक्लाइंड है, किसकी तरफ इंक्लाइंड है, ये लेफ्ट टू राइट। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, राइट टू लेफ्ट। कब आएगा, जब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी ज्यादा हो वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब ये ज्यादा वोलेटाइल है, ये कम वोलेटाइल है। अगर बी ज्यादा वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी ज्यादा आएगा, अगर ए कम वोलेटाइल है तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कम आएगा। उस टाइम पे ये जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा। अब इस सिचुएशन में क्या है, पी जो ए है वो ज्यादा वोलेटाइल है, जो बी है वो कम वोलेटाइल है। तो मतलब ये जो स्लोप है ये चेंज हो सकता है। मीन्स वेपर फेज के अंदर, वेपर फेज के अंदर बोथ कंपोनेंट वेपर्स ऑफ both component, vapors of both component will be available, vapors of both components will be present, but the component which is more volatile, which is more volatile will have more vapors, मीन्स इस पॉइंट का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर फेज है, जहां पे वेपर बनी हुई है, जहां से पे वो वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं, उसमें सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट की वेपर प्रेजेंट होंगी, बट ज्यादा किसकी होंगी, ज्यादा उसकी होंगी द कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल विल हैव मोर वेपर्स, जिसकी ज्यादा, जो ज्यादा वोलेटाइल। अब ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा, जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, तो वो उसकी वेपर्स ज्यादा होंगी। नेक्स्ट चीज हम लिख सकते हैं, जो इसके अंदर ये स्लोप है, टोटल का, वो शिफ्ट हो सकता है। मीन्स टोटल वेपर प्रेशर will change if we change mole fraction of any component। कि अगर हम किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो टोटल प्रेशर, जो वेपर सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है उसके वैल्यू के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, तो वो चेंज हो जाएगा। या इस पॉइंट को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ कि अगर स्लोप लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट कब होगा, जब ए ज्यादा होगा बी कम होगा। राइट टू लेफ्ट कब होगा, जब बी ज्यादा होगा ए कम होगा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। उसके बाद हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि द सॉल्यूशंस which obey Raoult's law, the solution which obey Raoult's law are called आइडियल सॉल्यूशन। कि जो सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हीं को तो हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वहां पे हम बेसिक डेफिनेशन देंगे कि जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो होते हैं आइडियल, जो नहीं करते हैं वो होते हैं नॉन आइडियल। तो मैंने लिखा, जैसे एग्जांपल, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल भी मैं आपको बता सकता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन का जो एग्जांपल वो हो जाएगा जैसे बेंजीन प्लस टोल्यूइन, ये हो जाएगा हेप्टेन प्लस हेक्सेन, ऐसे और भी सारे हैं, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। तो ये होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। सारी बातें इनके ऊपर अप्लाई होती हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, वो होता है स्टूडेंट, आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर एक और तरीके के न्यूमेरिकल्स भी मिल जाते हैं। जैसे इन टर्म्स पे तो होंगे ही होंगे, दूसरे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखिए इस तरह से भी आ सकता है। अभी तक जो हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है वो मोल फ्रैक्शन पढ़ा है स्टूडेंट किसके केस में, वो मोल फ्रैक्शन पढ़ा है हमने सॉल्यूशन फेज में, वो पढ़ा हमने सॉल्यूशन फेज। इसको पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये था सॉल्यूशन, ये था सॉल्वेंट। तो देखिए यहाँ पे XA हमने माना था,
यहाँ पे एक्स बी हमने माना था, ये मोल फ्रैक्शन था, बट ये था इन सॉल्यूशन, इन ए सॉल्यूशन। ये भी क्या है, इन ए सॉल्यूशन। लेकिन कई बार हमारे से वो पूछेगा इन वेपर फेज। तो देखिए ये जो पोर्शन है इसी को मैं बोल रहा हूँ वेपर फेज, जहाँ पे वेपर प्रेजेंट है, ये वेपर फेज। यहाँ पे भी तो देखिए एक ए की भी वेपर बनेगी, बी की भी वेपर बनेगी, ये ए ने वेपर बना दी, ये बी ने वेपर बना दी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मोल ए के सॉल्यूशन से वेपर फेज में चले गए, बी के सॉल्यूशन से वेपर फेज में चले गए, मीन्स कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन यहाँ पे भी प्रेजेंट है इन वेपर फेज। तो हमने जैसे अल्फा ए और अल्फा बी को मान लिया। अल्फा ए और अल्फा बी क्या है, अल्फा ए है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन ए वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन ए वेपर फेज किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। अल्फा बी को हमने मान लिया मोल फ्रैक्शन किसका, बी का, किसमें, इन ए वेपर फेज। तो कई बार हमारे से ये कॉन्सेप्ट भी वो पूछ सकता है यहाँ से। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट पूछेगा, हमारे से न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसियस फेज और इन वेपर फेज। तो वो कैसे निकालेंगे, हमने एक लॉ पढ़ रखी है 11th स्टैंडर्ड के अंदर, जिसके अंदर था मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई में टोटल वेपर प्रेशर। 11th में पढ़ के अगर बी के लिए निकालें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाई में टोटल प्रेशर, डिवाइड बाई में टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और इसी को हमने ये भी लिख सकते हैं टोटल प्रेशर। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है, दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया है। यह है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, यह है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, यह है टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और यह है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बट किसमें, इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज। तो न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम हमारे को न्यूमेरिकल में जो निकालने को बोला जा सकता है वो बोला जा सकता है मोल फ्रैक्शन ऑफ इन गैसियस फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ इन गैसियस फेज ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ इन गैसियस फेज। और साथ में बोला जा सकता है पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल वेपर प्रेशर। और ये किसमें है, गैसियस फेज में। इस बात को ध्यान रखेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसियस फेज इनटू टोटल प्रेशर। देखिए ये दो फॉर्मूले भी आप ध्यान रखेंगे, कल जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे ये बहुत काम आने वाले हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो ये था स्टूडेंट राउल्ट्स लॉ, ये था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ किसके अंदर पढ़ा हमने आज, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड। जब दोनों ही जो कंपोनेंट थे सॉल्यूशन के वो लिक्विड थे, दोनों वोलेटाइल थे, दोनों की वेपर बनती थी, वेपर फेज में दोनों प्रेजेंट थे, वेपर फेज में दोनों प्रेजेंट थे। आगे हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, जो जब एक कंपोनेंट तो नॉन वोलेटाइल होगा, दूसरा कंपोनेंट वोलेटाइल होगा, तो कल हम उसको पढ़ेंगे। तो आज हमने राउल्ट्स लॉ को पढ़ा है, जो बेसिकली क्या कहती है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कि जितना सॉल्यूशन के अंदर वो कंपोनेंट होगा उसकी अमाउंट पे ही डिपेंड करेगा कि वो कंपोनेंट कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर। तो किस तरह से निकालना है, कैसे कैसे डिफरेंट इक्वेशन डिफरेंट बुक्स लिख सकती है, वो भी मैंने आपको सारी बताई। हो सकता है एक आध पॉइंट आपका रह गया हो, ना समझ में आया हो, तो दोबारा वीडियो को रिवर्स करके आप देख लोगे। और ये मैं फिर से बताता हूँ आपको, ये जो कंटेंट मैं आपको बोर्ड पे दे रहा हूँ वो कंटेंट आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी होगा। और अगर आप मेरे जो स्पेशल में बनाऊंगा वीडियोज प्रीवियस क्वेश्चंस की, अगर वो भी आप देख लेते हो IIT JEE और नीट के क्वेश्चंस की, तो उसके बाद आप कंपटीशन को भी कवर कर सकते हो। तो मैं कहूँगा आपको कि आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें, कोई पॉइंट रह जाता है तो उसको आप रिवर्स करके देख लें, फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आंसर दूंगा अगर मेरे से हो पाया तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा। अगर कोई छोटी सी मिस्टेक होगी तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, आप मैनेज कर लीजिए और मेरे को बता भी दीजिए कि सर आपने वहाँ पे मिस्टेक की है। बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।